हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज बात करेंगे कैसे मैं साबित करूं कि मैं भारत का हूं। 15 डॉक्यूमेंट, 18 डॉक्यूमेंट आसाम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स में और गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी मेरी भारतीय आइडेंटिटी और सिटीजनशिप के लिए काफी नहीं। बरसों पहले एक फिल्म देखी थी, डैडी। उसके आखिर में एक बेटी जिसको सबूत चाहिए था अपने बाप के बाप होने का, एक बाप ने गाया, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। भारत की अदालतें, भारत के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल मेरे हैं, वो मेरे होने का सबूत मांग रहे हैं। अभी चंद महीने पहले डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस गांधीनगर गुजरात ने बताया कि 98% कोर्ट मैंडेटेड पैटर्निटी डिस्प्यूट में डीएनए टेस्ट से बायोलॉजिकल फादर साबित नहीं हो पाया। अगर इतना ही बड़ा मसला है तो ऐसे केसेस में डीएनए टेस्ट कर लिया जाए। देश कोई सिटीजनशिप का कार्ड इशू नहीं करता। 6 साल हो गए आसाम में एनआरसी हुए हुए। 3.11 करोड़ जिन लोगों के नाम एनआरसी में आए, उनमें से एक को भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मिला। 19 lakhs जो एक्सक्लूड हो गए, आज 7 साल बाद भी उनको नोटिस नहीं मिला। मगर ये इंटरेस्टिंग केस अमीनुल हक का है। बाप की एविडेंस कि ये मेरा बेटा है मानी नहीं गई। बाप जिसे बेटा कह रहा था उसे बेटा साबित न कर पाया, और बेटा जिसे बाप कह रहा था और दादा कह रहा था, उनसे अपने रिश्ते को साबित न कर पाया। आसाम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और गुवाहाटी हाई कोर्ट जिस तरह की स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कर रहे हैं, अगर ये पूरे देश में हो जाए तो 50-60% लोग अपनी नागरिकता साबित ना कर पाएंगे। आसाम में तो लोगों ने, क्योंकि नागरिकता का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा वहां रहा है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया। बाकी देश में डॉक्यूमेंट्स का हालत बहुत बुरा है। थोड़ी बात आसाम की एनआरसी की कर लें। आसाम में नागरिकता साबित करने के लिए आपको 1971 से पहले का कोई रिकॉर्ड देना होगा, लीगेसी डॉक्यूमेंट देना होगा। लीगेसी डॉक्यूमेंट क्या है? सबसे बड़ा 1951 की एनआरसी, वो एनआरसी जो बुनियाद है 2019 की एनआरसी की, वो एनआरसी जिसमें नाम होने पर आप भारत के नागरिक साबित हो सकते हैं, उसी को कहा गया हाई कोर्ट में कि वो तो सेंसस की तरह हुई थी। ये बात वैसे सच है, इसलिए उसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाए। फिर इलेक्टोरल रोल्स 24 मार्च 1971 तक के आपकी नागरिकता या आपके माता पिता की नागरिकता या दादा दादी की नागरिकता का प्रमाण पत्र होंगे। आपको मालूम है कि एसआईआर के दौरान इलेक्टोरल रोल में आपका नाम आ जाए या इपिक कार्ड आपके पास हो, उसको नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा रहा। लैंड और टेनेंसी रिकॉर्ड हो, यह माना जाएगा लीगेसी डॉक्यूमेंट। अमीनुल हक के केस में भी आप देखेंगे कि सेल डीड है, उसको नहीं माना जा रहा।
और कहा जा रहा है कि अगर आपने बेच दिया और पार्टीशन हो गया फैमिली में, तो आपके पास ये डीड कैसे है? सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये तो बहुत चंद लोगों के पास होंगे। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये भी बहुत चंद लोगों के पास होंगे। गवर्नमेंट सर्विस रिकॉर्ड, कोर्ट रिकॉर्ड, LIC पॉलिसीज, अगर वो मार्च 24 1971 से पहले की हैं, लीगेसी डॉक्यूमेंट मानी जाएंगी। स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट भी माने जाएंगे। अब अहम बात यह है कि सिर्फ एक कॉपी ऑफ लीगेसी डॉक्यूमेंट दे देना काफी नहीं होगा, आपको लिंकेज डॉक्यूमेंट भी देना होगा। और लिंकेज डॉक्यूमेंट होगा बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल रिकॉर्ड या लैंड डीड, ताकि आप साबित कर पाए अपनी फैमिली का डायरेक्ट रिश्ता उस व्यक्ति से जिसका नाम 1951 की NRC में आया हो या 1971 के इलेक्टोरल रोल में आया। जाहिर है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू लेता रहा है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि पैन कार्ड और इपिक कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। उनके इंडिपेंडेंटली बेसिस पे लाइनेज साबित नहीं होगी। कंप्यूटर जनरेटेड लीगेसी डॉक्यूमेंट से नागरिकता साबित नहीं होगी। मैं ये समझता हूं कि बहुत सख्त उसूल NRC असम में रखे गए। अब अमीनुल हक की नागरिकता साबित ना हुई, कहा गया कि फॉरेनर्स एक्ट के तहत वो अपने को भारत का नागरिक साबित न कर पाया। एक नजर डाली मैंने फॉरेनर्स एक्ट पर, 1946 का लॉ है, अंग्रेजों ने बनाया था। पहली लाइन में लिखा है, एन एक्ट टू कन्फर अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टेन पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेनर्स। विदेशियों के बारे में है यह कानून, भारत में पैदा हुए लोगों के बारे में यह कानून नहीं बना है। इस कानून के सेक्शन 9 के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ यकीनन उस आदमी पे है जो कह रहा है कि मैं विदेशी नहीं हूं। 2025 में सरकार ने इस कानून को बदलकर एक और सख्त कानून बना दिया, द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। इस डॉक्यूमेंट की भी प्रीएम्बल देख लें, इस लॉ की भी प्रीएम्बल देख लें। An act to confer upon the central government certain powers to provide for requirement of passports or other travel documents in respect of persons entering into and existing from India, and for regulating matters related to foreigners, including requirement of visa, registration, etc. यानी फॉरेनर्स एक्ट बेसिकली डील कर रहा है पासपोर्ट से, इमिग्रेशन से, वीजा से, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स से, यूनिवर्सिटीज का क्या ऑब्लिगेशंस है अगर वो फॉरेनर्स को एडमिट करें, अगर फॉरेनर अपना नाम बदलना चाहे तो उसके क्या उसूल होंगे, उनके मूवमेंट को कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, किन जगहों पे वो जा सकते हैं, किन पे नहीं जा सकते, ये नागरिकों पे लगा देना अजीब सी बात लगती है। लेकिन इसके सेक्शन 16 ने दी बर्डन ऑफ प्रूफ जिस तरीके से 1946 का लॉ था उस आदमी पे रखा जो कह रहा है कि मैं फॉरेनर नहीं हूं। आमतौर से बर्डन ऑफ प्रूफ का उसूल ये है कि जो किसी बात को कहता है, असर्ट करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा, या बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा अगर दोनों पार्टीज में से कोई एविडेंस ना दे तो कौन केस हार जाएगा। आसाम के सिलसिले में फॉरेनर की डेफिनेशन वाइड है। सेक्शन 6A आसाम के लिए खास तौर से बनाया गया। इसमें कहा गया कि डिटेक्टेड टू बी फॉरेनर का मतलब वो है जिसके बारे में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत किसी ट्रिब्यूनल ने किसी को फॉरेनर कह दिया हो।
आज आसाम में 100 से अधिक इस तरह के ट्रिब्यूनल्स हैं। इन ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई इस तरीके से होती है कि उनको कंगारू कोर्ट कहा जा सकता है। एविडेंस के उसूल सख्त हैं। इसमें कंटिन्यू करने के लिए एज मेंबर देखा गया कि आपने कितनों को नागरिकता से वंचित किया है। इसकी पूरी प्रोसेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से कंपैटिबल नहीं, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से कंपैटिबल नहीं। और अब इन ट्रिब्यूनल्स के फैसले जब गुवाहाटी हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसको लोगों के न सिर्फ मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है बल्कि और अधिकारों की भी रक्षा करनी है, हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो एक मैकेनिकली ब्लैक लेटर लॉ पे फोकस डल रहा है। लॉ के पर्पस और स्पिरिट को इतना मद्देनजर नहीं रखा जा रहा और उनकी तरफ से आमतौर से ट्रिब्यूनल्स के फैसले अपहोल्ड किए जा रहे हैं। फिर ये लोग जो चंद लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल रही है कुछ कुछ केसेस में, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको ट्रिब्यूनल्स फॉरेनर्स डिक्लेयर कर रहे हैं और इन फॉरेनर्स के मामलात में गुवाहाटी हाई कोर्ट का बड़ा सख्त रवैया है। कौन है वो आदमी जिसे इंडियन ओरिजिन का माना जाए? सेक्शन 6A है, आसाम के बारे में है, सिटीजनशिप एक्ट का है। जिसके माँ बाप या जिसके दादा दादी भारत में पैदा हुए हों, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। और फिर सेक्शन E6A का सब क्लॉज E कहता है कि a person shall be deemed to have been detected to be foreigner on the date on which a tribunal constituted under the Foreigners Order 1964 अपना ओपिनियन देता है। यानी जैसे ही फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल किसी को कह देता है कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो, फिर उसे विदेशी मान लिया जाता है और फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आ जाता है और फिर उस बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्चार्ज कराने में इवन गुवाहाटी हाई कोर्ट प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस नहीं देख रही बल्कि बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट वाला क्रिमिनल बर्डन ऑफ प्रूफ से भी ज्यादा सख्त बर्डन उनके ऊपर रख रही है। आप देखिए कि आमतौर से जिस तरह से मैंने कहा कि जो भारत में पैदा हो गए हैं लोग, जिनके माँ बाप भी भारत में पैदा हुए हैं, उनके ऊपर इतना सख्त बर्डन ऑफ प्रूफ नागरिकता साबित करने के लिए आइडियली नहीं होना चाहिए। 21 पेज का जजमेंट है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, जस्टिस कल्याण राय सुराना का और जस्टिस शमीम जहां का फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है 28 फरवरी 2019 का। आपको मालूम है कि एनआरसी कंप्लीट होगी जाके अगस्त 2019 में। कौन है ये अमीनुल हक? यहां पे भी हक की स्पेलिंग जो है जजमेंट में भी HOQUE है। आमतौर से जो हक लिखा जाता है उसकी HAQUE होती है। माइग्रेंट लेबरर है, मजदूर है, गुवाहाटी में काम करता है। कितने मजदूरों के पास डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? कितने मजदूर स्कूल गए होते हैं कि स्कूल के सर्टिफिकेट हों? मजदूरों की फैमिलीज में बच्चे भी ज्यादा होते हैं। कितने मजदूर हैं जो अपने दादा के भाइयों और उनके बच्चों की डिटेल अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन में बता सकते हैं। मैं तो एक प्रोफेसर हूं, एक छोटी फैमिली से आता हूं, मैं अपने दादा के भाइयों के बच्चों के नाम नहीं याद कर सकता और नहीं बता सकता, ना मुझे मालूम। दादी को देखा नहीं, क्योंकि मेरे तो फादर जब 7-8 साल के थे तब मेरी दादी की डेथ हो गई। जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तब मेरे दादा की डेथ हो गई। उनके फोटो भी नहीं हमने देखे इतने।
अपने नाना के फोटो देखे हैं, उनको फोटो देखूं या उन सामने आ जाएं तो पहचान सकता हूं। हमारे यहां नाम लिखते हैं, नीचे लेवल के ऑफिसर्स नाम लिखते हैं, वोटर रिकॉर्ड कोई खुद नहीं बनाता। एक माइग्रेंट वर्कर से सही स्पेलिंग की उम्मीद कुछ ज्यादा बड़ी उम्मीद है। अमीनुल हक के नाम के आगे जो उसके फादर के नाम हैं, उनमें अलग अलग स्पेलिंग आ गई। कहीं मोहिरुद्दीन शेख आ गया MOH के साथ, कहीं महीरुद्दीन शेख आ गया MAH के साथ, कहीं मोहिरुद्दीन आ गया, कहीं आ गया मोहिर अलग उद्दीन अलग। कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सिराजुल हक वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का, मताली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, कि सम एनॉमली इन नेम्स और एज की बुनियाद पर नागरिकता डिनाई नहीं की जा सकती। मेरी एनालिसिस जजमेंट्स की रुथलेसली ऑब्जेक्टिव रही है। इस जजमेंट से मैं डिसएग्री करता हूं, क्योंकि ये ब्लैक लेटर लॉ पे है, स्पिरिट ऑफ लॉ को इसने इग्नोर किया है। फिर भी कहूंगा कि इन दो जजेस ने पैराग्राफ 19 में बिल्कुल सही लिखा है कि हम स्पेलिंग्स में जो मिस्टेक्स नजर आ रही हैं मोहिरुद्दीन की, उनको ओवरलुक करते हैं। बिल्कुल सही लिखा है, इस बात पे जजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। मां के नाम में कहीं फजीरन निसा आ गया, कहीं निसा खातून आ गया, कहीं निसातन भी आ गया। अमीनुल हक का केस था कि उसके दादा लेट पशन अली शेख, कहीं पे उनका नाम आया पशन अली, कहीं पे पशन शेख, और उसकी दादी मरहुमा करीमन निसा, और उसकी सौतेली दादी कुलसुम निसा बीबी, और एक और सौतेली दादी सुकीता खातून। ये सब उनके नाम दे रहा है और क्या बता रहा है कि मेरे बाप का नाम, मेरे दादा दादी का नाम, मेरी सौतेली दादी का नाम, ये सब नाम NRC 1951 में थे। NRC 1951 की उसने कंप्यूटर जनरेटेड कॉपी सबमिट की। माना गया ये इनफ प्रूफ नहीं है, ये एविडेंस लॉ के हिसाब से प्रूफ मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि अब्दुल मोजिद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि NRC एक्सट्रैक्ट डोमिसाइल का प्रूफ नहीं माना जाएगा, सेंसस रिकॉर्ड है इसलिए इनएडमिसिबल है। एक तरफ NRC 1951 लीगेसी डॉक्यूमेंट है सबसे बड़ा, उसकी बुनियाद पर NRC हो रही है, और दूसरी तरफ उसी डॉक्यूमेंट को एडमिसिबल नहीं माना जा रहा। चेक किया जा सकता है कंप्यूटर से कि जो ये डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है वो सही है या नहीं है। आसाम की बात है, मैंने कई वीडियो में पहले कही है, बाढ़ आती रहती है, कभी गांव इधर है कभी गांव उधर हो जाता है। इस केस में भी 56-57 साल पहले ब्रह्मपुत्रा रिवर का इरोजन हुआ और गांव चराई खसरा से ये लोग निकल के गांव धोपकुरा जो लखीपुर पुलिस स्टेशन में है गोपालपारा में, वहां चले गए। 1966 की वोटर लिस्ट में मां बाप का नाम है, दादा दादी का नाम है, स्टेप ग्रैंड मदर का नाम है। कहां पर? पुलिस स्टेशन लखीपुर गोलपारा में। 1970 की वोटर लिस्ट में भी नाम है। 1973 की सेल डीड है दादा की, 2 बीघा जमीन खरीदी जा रही है।
जसन अली से 1979 की वोटर लिस्ट में नाम है, फादर का, ग्रैंड पेरेंट्स का, दूसरे फैमिली मेंबर्स का। अब फैमिली में सेपरेशन हो गया, कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों में हिंदू ज्वाइंट फैमिली की तरह का सिस्टम नहीं है। ये तो गरीब लोग हैं, एक गांव से दूसरे या दूसरे से तीसरे, ये तो आसाम में ही रहे, हो सकता है किसी और राज्य में चले जाते, लाइवलीहुड की तलाश में। फैमिली सेपरेशन की वजह से ये फैमिली, इसके पेरेंट्स, अमीनुल हक के पेरेंट्स धोबापुरा गांव से घुघू दोबा गांव चले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन लखीपुर ही है, डिस्ट्रिक्ट गोलपारा ही है, और ये काम हो रहा है आज से 37 साल पहले। ये काम हो रहा है अमीनुल हक की पैदाइश से पहले। पार्टीशन हो गया, अब उस जगह चले जा रहे हैं जहां पर प्रॉपर्टी खरीदी है वो 2 बीघा। जब सेपरेशन हो गया तो अपने अंकल्स के नाम को कैसे याद रखता अमीनुल हक? अरे अमीनुल हक की पैदाइश ही 1 मई 1988 में हो रही है, उसकी परवरिश घुघू दोबा और हश दोबा गांवों में हो रही है, जो पुलिस स्टेशन लखीपुर में ही है, डिस्ट्रिक्ट गोलपारा में। 1999 में स्कूल में पढ़ा, 20 अक्टूबर 2017 को हशदोबा अंचिक हाई स्कूल से एक सर्टिफिकेट मिल गया। यह सर्टिफिकेट एविडेंस नहीं माना गया, क्योंकि जिसने सर्टिफिकेट दिया था स्कूल से, उसमें से किसी को ला के ओरल एविडेंस नहीं कराई जा सकी। मैं समझता हूं कि यह शर्त बहुत सख्त है, अगर ये पूरे देश में लागू हो तो बहुत लोग अपनी नागरिकता साबित न कर पाए। एविडेंस लॉ क्या है? फैक्ट कैसे साबित होते हैं? आइए लीगल अवेयरनेस सही सही कानून बताता रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सेक्शन 54 कहता है कि कोई भी फैक्ट एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उनको या तो मौखिक एविडेंस, ओरल एविडेंस से साबित किया जा सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी। लेकिन डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से साबित किया जाएगा। मोहीरुद्दीन शेख क्या बाप है अमीनुल हक का? इसमें सबसे बड़ी एविडेंस तो मोहीरुद्दीन शेख की है। एक गरीब आदमी है, एक बिना पढ़ा लिखा आदमी है, एक अंडर नॉलेज्ड आदमी है, हो सकता है डिमेंशिया का शिकार हो गया हो। हमारी मां भी जो है डिमेंशिया का शिकार हो गई थी, हमें नहीं पहचानती थी। उसकी ओरल एविडेंस थी। ओरल एविडेंस वही देता है अगर वो किसी चीज के देखने के बारे में है जिसने देखा हो, अगर सुनने के बारे में है जिसने सुना हो, अगर कोई सेंस परसीव करने के बारे में हो जिसने परसीव किया हो, जिसके बेटा हुआ है उसी ने देखा है कि बेटा हुआ, उसने एविडेंस दे दी, मगर वो एविडेंस नहीं मानी गई। सेक्शन 56 कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस वो डॉक्यूमेंट अपने आप में है, उस डॉक्यूमेंट को लाया जाए, कोर्ट में उसका इंस्पेक्शन होगा, लेकिन फिर एक्सप्लेनेशन 4 सेक्शन 57 का कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है, उसे क्रिएट किया गया है या स्टोर किया गया है साइमल्टेनियसली, सीक्वेंशियली, मल्टीपल फाइल्स में, तो हर फाइल एक प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस क्या है? सेक्शन 58 कहता है सर्टिफाइड कॉपीज, जो कंपेयर करके बनाई गई हो ओरिजिनल से। ओरल सबमिशंस बाय समवन जिसने डॉक्यूमेंट को देखा है, या ओरल एडमिशन भी अलाउड है,
सेक्शन 59 ने कहा डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन सम केसेस। फिर वो केसेस बता दिए गए कि अगर डॉक्यूमेंट उसके पोजीशन में है जिसके अगेंस्ट प्रूफ करना है तो सेकेंडरी एविडेंस से कर दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जाहिर है कि एनआरसी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मैं ये समझता हूं कि गरीब लोगों की मदद करने के लिए एनआरसी आसाम में क्या है इसका कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये बुनियाद बनी है एनआरसी की। ये सबसे बड़ा लीगेसी डॉक्यूमेंट है। अमीनुल हक का पहले वोटर लिस्ट में जब नाम आ रहा है वो 2013 में आ रहा है। हशदोबा में कहा गया कि साहब 2006 में तो वो 18 हो गया था, 18 साल का। अगर वो 2006 में 18 साल का हो गया और उसने 2013 तक अपना नाम वोटर लिस्ट में एंटर नहीं कराया, इसका मतलब कोई इविल इंटेंट नहीं है भारत की नागरिकता ले लेने का। कोई झूठ और फ्रॉड का मामला नजर नहीं आ रहा। उसके पेरेंट्स का नाम, फैमिली मेंबर्स का नाम 2015 की वोटर लिस्ट में भी है। 2017 की वोटर लिस्ट में अब उसकी बीवी का नाम आ जा रहा है। माना मैंने, मैं बता चुका हूं आपको कि बाप के नाम में मोहिरुद्दीन शेख कहीं आया, मोहिरुद्दीन कहीं आया 1970 की वोटर लिस्ट में। फिर मोहिरुद्दीन 85, 89, 97, 2005, 2015 इतनी बार उसका आ गया और फिर दोबारा मोहिरुद्दीन शेख 2013, 2015, 2017 में आ गए। कह दिया फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने और मान लिया हाई कोर्ट ने कि ये मोहिरुद्दीन, उसका बाप मोहिरुद्दीन अलग है, ये मोहिरुद्दीन अलग है। मेरे बाप को मेरा बाप न माना जाए, कैसे साबित करूं कि यही मेरा बाप? बता चुका हूं आपको, मां के नाम में भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। कहीं फजीरन निसा आया, कहीं निसा खानतून आया, कहीं नसेतन बीबी आया। दादा के नाम में कहीं पसन अली शेख आया, कहीं पशोन अली एंड कहीं पशोन शेख आया। क्रॉस एग्जामिनेशन का जिक्र होता है। अमीनुल हक का क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। उसने कहा कि पसन अली मेरे दादा थे और उनके 3 भाई थे। सिक्किम अली, अब मुझे लग रहा है ये भी स्पेलिंग गलत है। सिक्किम अली मुसलमानों में किसी का नाम नहीं हो सकता। सिक्किम तो एक राज्य है। पसन अली या इमान अली। अब जो चीज इसके खिलाफ जा रही है कि अमीन को ये याद नहीं है कि उसके दादा के जो भाई थे सिक्किम अली और ईमान अली, उनके बच्चों के कौन है। बता चुका हूं कि पार्टीशन हो चुका, फैमिली उस गांव से निकल चुकी। नहीं मालूम हो, इससे नागरिकता डिनाई कर दी जाए, ये बहुत सख्त बात हो। पसन अली जो दादा हैं, उनके 5 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, सबके बच्चों के नाम। और ये एक बहुत ही पुअर फैमिली है और जाहिर है कि इन लोगों के बहुत बहुत बच्चे होंगे। अक्सर माँ बाप को भी अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो याद नहीं होता कि उनका कब बच्चा किस साल में पैदा हुआ। गरीबों के यहां बर्थडे मनाने के लिए नहीं होता। कहा जा रहा है कि जो डिफेंस विटनेस नंबर 2 है वो प्रोजेक्टेड फादर है। इसलिए मैंने डैडी फिल्म का वो पढ़ा था कि मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। पशान अली के 5 भाई, 2 बहनें हैं। उसके बाद ये जो उसका प्रोजेक्टेड फादर है, उसने कहीं कह दिया कि कोई सिस्टर मेरी अपनी मदर से नहीं है। अरे भाई, जब बात आ गई कि एक स्टेप ग्रैंड मदर भी है तो हो सकता है सौतेली मां से हो बहन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा केस झूठा है। आपको बता चुका हूं कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बेसिस है कि एनआरसी जनरेटेड डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं माना जाएगा। सेल डीड में ये नहीं मालूम कि वो लैंड
अब उसके दादा के बाद किन किन लोगों में बटा नहीं माना जाएगा। 9 मेंबर्स ऑफ द फैमिली 1979 की वोटर लिस्ट में है। उनमें से 2 लोग जोशीमुद्दीन और आसिया खातून, उनके बारे में नहीं बताया। 7 के बारे में बताया, वो काफी नहीं, 2 के बारे में नहीं बताया। उसको इतना बढ़ाया जाए कि उसके बिना पे किसी की नागरिकता ली जाए। मैं समझता हूं इसमें अच्छी खासी सख्ती बरती जा रही है। डिस्क्रिपेंसी की एजेस, सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट है खैर कि नाम में और एज में डिस्क्रिपेंसी हो से नहीं माना जाएगा। कहीं पे मदर ऑफ अमीन जो है, अमीनुल हक फजीर अन्निसा की एज 25 लिखी हुई है 1979 की वोटर लिस्ट में, और फिर 85 में 29 लिखी हुई है। अरे भाई, ये सब एंट्री जो है ये करते हैं सरकारी लोअर लेवल के ऑफिसर्स, स्कूल के टीचर्स। अमीन जो है वो अपने फादर के सिबलिंग्स के नाम नहीं बता पाए, जिसमें से एक नाम उस्मान अली का था जो वोटर लिस्ट में नहीं था 89। अरे 1989 में अमीन सिर्फ 1 साल का बच्चा था। फादर क्योंकि उसके पैदाइश का साल याद नहीं कर पाया, इसलिए उसको भारत का नागरिक और मोहिरुद्दीन का बेटा ना माना जाए। आखिर में क्या हुआ कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने कहा कि वो मोहिरुद्दीन जो वोटर लिस्ट 1979 में है वो अलग है उस मोहिरुद्दीन से जो वोटर लिस्ट 1989 में है। एनआरसी के लिए आप जानते हैं कि आपको 71 से पहले के डॉक्यूमेंट देना है। कई विलेजेस इन लोगों ने बदले, उसकी वजह से डाउट क्रिएट हो गया और उस डाउट के बिना पर नागरिकता छीन ली जाए। मैं समझता हूं ये बहुत सख्त चीज है। कहा जा रहा है कि मोहिरुद्दीन ने वोट अपना कास्ट किया 18 साल पहले। इसका मतलब वो मोहिरुद्दीन जिसका नाम 1970 की वोटर लिस्ट में है वो एक अलग आदमी है उस मोहिरुद्दीन से जिसका नाम 2015 की वोटर लिस्ट में। अक्सर वोटर्स वोट नहीं देते। भारत में अभी भी वोटिंग कंपलसरी नहीं है। लोगों की याददाश्त गलत हो सकती है। कौन याद रखता है किस इलेक्शन में उसने वोट कास्ट किया, वो भी नॉट पार्लियामेंट, असेंबली इलेक्शंस की बात हो रही है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने कहा कि अमीनुल हक साबित नहीं कर पाया अपने पूर्वजों की एग्जिस्टेंस जनवरी 1, 1966 तक। हाई कोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने माना एनआरसी साबित नहीं हुई क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड थी। अमीनुल हक अपने फैमिली मेंबर्स की कंटिन्यूटी साबित नहीं कर पाया पसन अली से। अमीनुल हक साबित नहीं कर पाया कि वो पसन अली जिसका नाम 1966 और 70 वोटर लिस्ट में है और वो मोहिरुद्दीन शेख जिसका नाम 1979 में है और वो मोहिरुद्दीन जो उसका बाप है एक ही आदमी है। सेल डीड नहीं मानी जा रही, पैन और इपिक तो माना ही नहीं जाता, स्कूल सर्टिफिकेट नहीं माना जाता क्योंकि विराद मत सिंघवी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कहा कि ऑथर ऑफ स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो साबित करेगा उस सर्टिफिकेट को ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल रजिस्टर। ओरल एविडेंस इनएडमिसिबल है टू प्रूव द डॉक्यूमेंट। और इस बुनियाद पे अमीनुल हक को भारत का नागरिक नहीं माना गया, उसे फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया गया। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सारे इस तरह के जजमेंट्स जो भारत में पैदा हुए लोगों के बारे में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से और गुवाहाटी हाई कोर्ट से आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी पे सुनना चाहिए। और अगर जरूरत हो तो आर्टिकल 142 टू डू कंप्लीट जस्टिस की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए
ताकि कोई भी वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और भारत में पैदा हुआ है उसको विदेशी डिक्लेयर ना किया जाए। हाँ, अगर साबित हो जाए कि कोई विदेशी है और भारत में इलीगली एंटर हुआ है तो उसके लिए सख्त बर्डन ऑफ प्रूफ के उसूल होने चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और अपने डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स को प्लीज ठीक ना कराएं। आसाम का मामला अलग है, देश के और राज्यों का मामला अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।